नमस्कार, ब्रिलियंट क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं आज संपन्न हुई RACIT कंप्यूटर एग्जाम 8/10/2023 को पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। और पहला प्रश्न था कौन सा मोबाइल या डिजिटल वॉलेट नहीं है, तो फ्रीचार्ज, मोबीक्विक, एयरटेल मनी और इनमें से कोई नहीं। ये जो तीनों ही हैं, फ्रीचार्ज, मोबीक्विक और एयरटेल मनी, ये तीनों ही मोबाइल वॉलेट अर्थात डिजिटल वॉलेट माने जाते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और दूसरा प्रश्न था कौन सा ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट नहीं है, तो कौन सी ऑनलाइन वेबसाइट नहीं है जो शॉपिंग वेबसाइट है। तो यहाँ फ्लिपकार्ट दिया हुआ है, तो ये शॉपिंग वेबसाइट है। अमेजन शॉपिंग वेबसाइट है। भीम UPI और ये jabong.com, ये भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है। तो आपका हो जाएगा भीम UPI, जो पैसे ट्रांसफर करने के लिए काम आती है। तो ये शॉपिंग वेबसाइट नहीं है। आपका उत्तर हो जाएगा C। तीसरा प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। तो सोशल नेटवर्किंग साइट का मतलब है तो जहाँ हम एक दूसरे को दोस्त बनाते हैं या किसी सोशल से संबंधित सामाजिक अपने विचार आदान प्रदान करते हैं, तो वहाँ फेसबुक है, फेसबुक आपकी सोशल साइट है। इंस्टाग्राम सोशल साइट है। एक है गूगल सर्च और एक है लिंक्डइन। तो लिंक्डइन भी ये सोशल साइट है जो इंस्टाग्राम से भी पहले अपने अस्तित्व बनाए रख रही थी। और आपका उत्तर हो जाएगा गूगल सर्च। गूगल प्लस को सोशल साइट माना जाता है, लेकिन गूगल सर्च है ये सोशल साइट नहीं है। चौथा प्रश्न था राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं प्राप्त की जा सकती है। तो राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से हम सरकारी विभागों में शिकायतों और शिकायतों का पंजीकरण कर सकते हैं। अगला प्रश्न था आधार नामांकन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा बायोमेट्रिक डेटा जमा किया जाता है। तो आप जब आधार नामांकन के लिए जाते हैं तो आपका चेहरे की जो पहचान है ये बायोमेट्रिक डाटा है जो जमा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पैन कार्ड के लिए कहाँ आवेदन करना है। NSDL वेबसाइट पर, SSO साइट पर, NPS साइट पर या उदय की साइट पर। तो NPS साइट पर नहीं होता है। SSO साइट पर विभिन्न प्रकार के फॉर्म वगैरह गवर्नमेंट के जो रिक्रूटमेंट वगैरह ये होते हैं। उदय पे आपका आधार बनता है। लेकिन NSDL साइट है जो एक पैन कार्ड के लिए साइट है जहाँ पर अपन पैन कार्ड बनाते हैं या पैन कार्ड में करेक्शन करते हैं। अगला प्रश्न था MS वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट स्टाइल और आकार को बदलने के लिए कौन सा मेन्यू विकल्प प्रयुक्त किया जाता है। प्रश्न के अंदर ही उत्तर था क्या करना है, फॉन्ट स्टाइल और आकार को बदलने के लिए कौन से मेन्यू के अंदर जाना है। बदलना क्या है, फॉन्ट, तो अपन फॉन्ट में ही जाएंगे। तो यहाँ था पेज लेआउट, इंसर्ट, फॉन्ट और फॉर्मेट पेंटर। इनका तो कोई लेना देना ही नहीं है क्योंकि अपन फॉन्ट स्टाइल या आकार बदलने जा रहे हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा फॉन्ट। अगला प्रश्न था MS वर्ड 2010 में आपके द्वारा संदर्भित की गई पिछली क्रिया को पाने के लिए कौन सा कुंजी संयोजन प्रयुक्त होता है। पिछली क्रिया को लाने के लिए Ctrl+Z काम में लिया जाता है। अगली रेडो के लिए Ctrl+Y काम में लिया जाता है। और किसी चीज़ को सेव करने के लिए अपन Ctrl+S करते हैं और किसी को कट करने के लिए Ctrl+X करते हैं। तो इसमें था आपका कौन सी क्रिया है जो पिछली क्रिया को पाने के लिए अपन कौन सी कुंजी संयोजन है प्रयुक्त करते हैं। तो आपका हो जाएगा उत्तर Ctrl+Z। अगला प्रश्न है MS वर्ड 2010 में जब आपका दस्तावेज मुद्रित होने पर कैसा दिखेगा। पूछा गया MS वर्ड के अंदर 2010 में आपका दस्तावेज मुद्रित होने पर कैसा दिखेगा, तो उसे देखने के लिए कौन सी विशेषता है। प्रिंट प्रीव्यू, बस देखा हो गया प्रिंट प्रीव्यू पक्का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और हो सके तो अपने स्टोरी में अपने इस वीडियो को लगाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जाए और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न था MS वर्ड 2010 में कौन सा रिबन टैब विकल्प आपके दस्तावेज में टेबल, चित्र और चार्ट जोड़ने में काम आता है। तो टेबल, चित्र, चार्ट ये जोड़ने के लिए आपको इंसर्ट टैब में जाना होता है और इंसर्ट करके इसमें से जो चीज़ आपको चाहिए, चित्र, चार्ट या टेबल, वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न MS वर्ड 2010 में दस्तावेज सहेजने के लिए यानी सेव करने के लिए ये डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है। तो 2010 MS वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है सहेजने के लिए। .doc, .txt,
.pdf और .docx। तो इसका डिफ़ॉल्ट जो एक्सटेंशन है वर्ड 2010 के अंदर जो है .docx। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, MS वर्ड 2010 में दस्तावेज में के पंक्ति की शुरुआत में तेजी से जाने के लिए, यानी जहाँ से पंक्ति शुरू की और आपका कर्सर लास्ट में है तो वहाँ से शुरुआत में जाने के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी संयोजन का उपयोग किया जाता है। तो पंक्ति के शुरुआत में जाने के लिए अर्थात अपने घर जाने के लिए हम जिस चीज़ को काम में लेंगे वो है होम। आपका उत्तर हो जाएगा होम, क्योंकि कंट्रोल प्लस बायां एरो करोगे तो बाईं तरफ एक तरफ बढ़ोगे, दायां एरो करोगे तो दाईं तरफ एक बार जाओगे और एंड में जाना नहीं है आपको शुरुआत में जाना पंक्ति के, तो आप होम टैब को क्लिक करोगे और तेज़ी से शुरुआत में चले जाओगे। अगला प्रश्न था, MS वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट को मध्य में संरेखित करने के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी संयोजन का उपयोग करेंगे। तो कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग होता है MS वर्ड 2010 में, किसके लिए, चयनित टेक्स्ट के मध्य में संरेखित करने के लिए, मध्य में जाना है संरेखित करने के लिए। पहला है ऑप्शन Ctrl+C, इसका अपन उपयोग कॉपी करने के लिए करते हैं, और Ctrl+E इसका उपयोग कहाँ करेंगे, Ctrl+L इसका उपयोग आप लेफ्ट की तरफ जाने के लिए करेंगे, अलाइंग द टेक्स्ट टू द लेफ्ट में, और R का मतलब राइट, तो यहाँ टेक्स्ट के राइट में जाने के लिए उपयोग करेंगे। लेकिन Ctrl+E है जो आपका उत्तर होगा, ये सेंटर में जाने के लिए अर्थात मध्य में संरेखित करने के लिए काम में आता है। अगला प्रश्न है, एक्सेल 2010 में नंबर्स की एक रेंज में सबसे अधिक वैल्यू को खोजने के लिए, यहाँ से प्रश्न शुरू होता है कि सबसे अधिक वैल्यू को खोजने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयुक्त किया जाता है। किसके लिए कौन सा फंक्शन, सबसे अधिक वैल्यू के लिए। अधिक को कहते हैं मैक्सिमम, सम, एवरेज, मिनिमम। मिनिमम करना नहीं है, एवरेज भी जाना नहीं है, अपने को सम करना ही नहीं है, सबसे अधिक खोजनी है, तो आपको लिए उत्तर हो जाएगा मैक्सिमम। अगला प्रश्न, एक्सेल 2010 में वी लुकअप फंक्शन क्या करता है। एक्सेल 2010 के अंदर वी लुकअप फंक्शन क्या करता है, तो ये एक सारणी में पहले कॉलम में वैल्यू की खोज करता है और उसी पंक्ति में एक संबंधित वैल्यू लौटाता है। क्या करता है, पहले कॉलम में एक वैल्यू की खोज करता है और उससे संबंधित उसी पंक्ति के अंदर एक संबंधित वैल्यू लौटाना है, रिटर्न्स का काम करता है। अगला क्वेश्चन, एक्सेल 2010 में डेटा मान्यता सुविधा का क्या उद्देश्य है। सेल में एक एंटर किए जाने वाले डेटा के प्रकार को प्रतिबंधित करने के लिए ये काम में लिया जाता है। डेटा मान्यता यानी कोई सेंसिटिव डेटा अपन काम में नहीं लें, उस हिसाब से ये एक एक्ट है जो सुविधा प्रदान करता है, डेटा मान्यता। और सेल में एंटर किए जाने वाले डेटा के प्रकार को प्रतिबंधित करने के लिए ये काम में लिया जाता है, डेटा मान्यता सुविधा। अगला प्रश्न, एक्सेल 2010 में विशिष्ट मानों को पूरा करने के वाले एक रेंज में कितनी सेल की संख्या को गणना के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो एक्सेल 2010 में विशिष्ट मानों को पूरा करने के लिए, कैसे, विशिष्ट मानों को पूरा करने के लिए करने वाले एक रेंज में कितनी सेल की संख्या को गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। किसके लिए, गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग, तो काउंट। काउंट का मतलब भी गणना होता है। अगला प्रश्न, एक्सेल 2010 में एक वर्कशीट की डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होती है। ओरिएंटेशन दो है अपने, या तो पोर्ट्रेट होते हैं या लैंडस्केप होते हैं या वर्टिकल, जो प्रकार हैं उसमें डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होती है ये पूछा गया है। तो लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, स्क्वायर और वर्टिकल। तो वर्कशीट के अंदर एक्सेल 2010 में जो डिफ़ॉल्ट होती है वो होती है आपकी पोर्ट्रेट। जो डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन है वो एक्सेल 2010 में वर्कशीट की डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होती है। अगला प्रश्न, पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो को प्रथम स्लाइड से शुरू करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयुक्त होता है। यानी स्लाइड शो को पावर पॉइंट 2010 में प्रथम स्लाइड से शुरू करने के लिए कीबोर्ड का कौन सा शॉर्टकट अपन यूज में लेते हैं, काम में लेते हैं। F5 शॉर्ट, CTRL यानी Ctrl+S या Ctrl+P और या Alt F4। तो अपन काम में लेते हैं F5। इस स्लाइड का प्रथम स्लाइड से शुरू करने के लिए स्लाइड शो के अंदर पावर पॉइंट 2010 में F5 का उपयोग करते हैं।
प्रश्न संख्या 20, पावर पॉइंट 2010 में किस रिबन टैब का उपयोग स्लाइड की पृष्ठभूमि का स्वरूप बदलने के लिए किया जाता है? पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड बदलने के लिए किस रिबन टैब का उपयोग किया जाता है? होम, डिजाइन, एनिमेशन, फॉर्मेट। तो यहाँ कई लोगों ने एनिमेशन को राइट माना, लेकिन ऐसा नहीं है। डिजाइन जो है इसके माध्यम से हम स्लाइड के अंदर अर्थात पावर पॉइंट 2010 के अंदर बैकग्राउंड बदलने का कार्य करते हैं। स्लाइड की पृष्ठभूमि का स्वरूप बदलने के लिए हम किस टैब का उपयोग करेंगे? डिजाइन टैब का उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न, पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो टैब का उपयोग का उद्देश्य क्या है? यानी पावर पॉइंट 2010 के अंदर स्लाइड शो टैब है, इसका उद्देश्य क्या है? स्लाइड शो, स्लाइड का मतलब जो भी प्रोग्राम प्रेजेंटेशन बनाई जाती है उसको शो करने के लिए जो टैब है उसका उद्देश्य क्या होता है? तो अपन कोई प्रोग्राम बनाते हैं, उसको लोगों को दिखाने के लिए ही वो प्रोग्राम सेट किया जाता है। तो प्रेजेंटेशन के दर्शकों के लिए सेट करने के लिए अर्थात दर्शकों को दिखाने के लिए इस टैब का उद्देश्य स्लाइड शो का उद्देश्य होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रेजेंटेशन के दर्शकों के लिए सेट करने के लिए। अगला प्रश्न, साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग शब्द का क्या मतलब है? फिशिंग का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को ईमेल या मैसेज के माध्यम से ऐसे ईमेल भेजे जाए या संदेश भेजे जाए जिसके माध्यम से वो धोखाधड़ी का शिकार हो जाए या उनसे पासवर्ड लेकर के इस प्रकार से जो धोखाधड़ी कंप्यूटर के माध्यम से की जाती है, साइबर के माध्यम से की जाती है, उसको फिशिंग कहा जाता है। तो उत्तर आपका हो जाएगा धोखाधड़ी एवं सेंसिटिव जानकारी के लिए ईमेल या संदेश व्यक्तियों को भेजना और उनसे जानकारी प्राप्त करना, वो फिशिंग कहलाता है। भारत में निम्नलिखित किस एक्ट का उद्देश्य विशेष रूप से कंप्यूटर प्रोग्राम की अवैध प्रतियों के नियंत्रण और विनियमन को नियमित करना है? यानी कंप्यूटर प्रोग्राम की जो कॉपीराइट होते हैं अर्थात अवैध प्रतियां जो होती है, यानी लोग किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम की अवैध प्रतियां ले लेते हैं यानी कॉपी कर लेते हैं किसी प्रोग्राम की, तो उस कॉपी को रोकने के लिए, जो नियमित करने के लिए या उस पर नियंत्रण के लिए भारत के अंदर किस एक्ट का प्रावधान किया गया है? तो वो है भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957। अब भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 2000 भी बन चुका है, लेकिन अपने ऑप्शन में यही था कि भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 जो कि भारत के अंदर विशेष रूप से कंप्यूटर प्रोग्राम की जो अवैध प्रतियों के नियंत्रण और विनियमन और नियमित करने के लिए कार्य करता है। अगला प्रश्न, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम रीस्टोर पॉइंट किस कार्य के लिए अनुमति प्रदान करता है? तो सिस्टम रीस्टोर का मतलब है सिस्टम के अंदर किसी फाइल को स्टोर करके रखना। तो वो है सिस्टम को पिछले स्थिति में वापस ले जाए या अगर समस्याएं या त्रुटियां होती है, यदि अपना कोई प्रोग्राम या फाइल जो क्रैश हो जाती है यानी एरर आ जाती है या वो खराब हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है, तो उसको सही करने के लिए ये काम में आता है सिस्टम रीस्टोर पॉइंट। और तो हम सिस्टम को पिछले स्थिति में वापस ले जाएं या अगर समस्या या त्रुटियां होती है तो उसे ठीक करने के लिए रीस्टोर पॉइंट कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 25, एक्सेल 2010 में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयुक्त होता है? तो एक्सेल 2010 के अंदर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए हम Ctrl+H करते हैं। तो एक्सेल 2010 में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सा की उपयोग करते हैं? तो शॉर्टकट की है Ctrl+H। और अगला क्वेश्चन है, एक्सेल वर्कबुक में एक नई वर्कशीट डालने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयुक्त करते हैं? यानी एक्सेल वर्कबुक के अंदर एक नई वर्कशीट डालनी है तो कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयुक्त करते हैं? तो आपका हो जाएगा Ctrl+N। Ctrl+N एक ऐसा शॉर्टकट की है जिसको हम एक्सेल वर्कबुक के अंदर एक नई वर्कशीट डालने के लिए प्रयुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक्सेल 2010 में एक चयनित रेंज के लिए ऑटो सम करने के लिए कौन सा कीबोर्ड प्रयुक्त करते हैं? तो ऑटो सम करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है जिसको हम प्रयुक्त करते हैं? तो हो जाएगा Alt+ बराबर, यानी ये जो बराबर का जो चिन्ह है ये हम काम में लेंगे। अल्ट के साथ Alt+ सम करेंगे तो सारी चीज़ें ऑटो सम करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। उसके बाद अगला है, कौन सा प्रिंटर डेटा या छवियों को कागज़ की सतह पर तेज़ गति से
स्याही की छोटी बूंदें छिड़क कर प्रिंट करता है। यानी ये वो कौन सा प्रिंटर है जो डेटा या छवियाँ जो भी अपना चित्र वगैरह होता है या अपन जो प्रिंट निकालते हैं उसको कागज़ की सतह पर तेज गति से छिड़क करके स्याही को छोटी बूंदों के रूप में छिड़क कर प्रिंट करने का कार्य करता है। तो ऑप्शन है इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या ड्रम प्रिंटर। तो आपका उत्तर हो जाएगा इंकजेट प्रिंटर, जो स्याही की छोटी बूंदें छिड़क करके प्रिंट करने का कार्य करता है। अगला, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में के एनिमेशन टैब में निम्नलिखित नियंत्रण समूह में है। एनिमेशन टैब के अंदर क्या होता है? तो प्रीव्यू होता है, एनिमेशन होता है, समय होता है, ये सभी आपका उत्तर हो जाएगा ये सभी। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 के एनिमेशन टैब में निम्नलिखित नियंत्रण समूह में है। तो प्रीव्यू, एनिमेशन और समय आपका उत्तर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा है। तो ट्रैक पॉइंट, ट्रैक बॉल, प्लॉटर, जॉयस्टिक। आपके सामने सारे ऑप्शन है। ट्रैक पॉइंट होता है वो इनपुट डिवाइस माना जाता है, ट्रैक बॉल भी इनपुट है और जॉयस्टिक भी इनपुट में माना जाता है। तो अपना उत्तर हो जाएगा प्लॉटर, जो कि आउटपुट डिवाइस होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा इनपुट या आउटपुट डिवाइस के रूप में उपयोग नहीं किया जाता? यानी इनपुट और आउटपुट के रूप में उपयोग में नहीं किया जाता। सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। फैक्स मशीन आउटपुट इनपुट है। मल्टीफंक्शनल डिवाइसेज, ये भी MFD इनपुट आउटपुट में गिनी जाती है। मॉडेम, ये भी इनपुट आउट में माना जाता है। तो ये सारे के सारे इनपुट आउटपुट तो है। इसके बाद इसने पूछा सबसे उपयुक्त विकल्प सुनिए, आउटपुट या इनपुट के रूप में उपयोग नहीं किया जाता हो। तो ये सारे के सारे किए जाते हैं। हो सकता है ये प्रश्न आपको बोनस में जा सकता है, ऐसा भी। और उत्तर आगे में माना जाएगा तो ये माना जाएगा ये सभी यूज की जा सकती है, अर्थात ये सारे के सारे इनपुट और आउटपुट के रूप में उपयोग में ली जा सकती है। और इसने पूछा नहीं ली जा सकती है, तो ये तो सारे लिए जा सकते हैं। इसलिए आपका ये तो या तो ये डी माना जाएगा और नहीं माना जाएगा तो ये सवाल है जो बोनस में जाएगा। अगला, कौन सा रीड ओनली मेमोरी का प्रकार नहीं है? पूछा है रोम का प्रकार नहीं है। रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM, एसेसिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फ्लैश मेमोरी और ऑल ऑफ दीज। तो ये तो दोनों ही PROM और EPROM ये रोम का प्रकार है, अर्थात रीड ओनली मेमोरी का प्रकार है। लेकिन जो फ्लैश मेमोरी है ये रीड ओनली मेमोरी का प्रकार नहीं है। तो अपना उत्तर हो जाएगा फ्लैश मेमोरी। अगला, सर्च इंजन की क्या भूमिका है? तो सर्च इंजन क्या काम आता है ये पूछा गया है। सर्च इंजन के माध्यम से हम वेब क्रॉलिंग करते हैं, सूचीकरण करते हैं, सर्चिंग करते हैं, यानी अपन सर्च वगैरह करना है। ये सारे के सारे सर्च इंजन के माध्यम से किए जाते हैं, अर्थात उपयुक्त सभी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईमेल में BCC का पूरा नाम क्या है? तो अपन BCC ऑप्शन में देखें, ब्लैक कार्बन कॉपी भी कई लोगों ने की होगी। लेकिन ये एक ईमेल जिस एक बंदे को अपन भेजते हैं उसके साथ दूसरी कॉपी किसी और को भेजते हैं, उसको BCC के रूप में अपन रखते हैं। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी इसका उत्तर हो जाएगा आपका। ईमेल में BCC का पूरा नाम क्या है? तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रुपए क्या है? रुपए क्या है? एक प्रकार की मुद्रा, क्रेडिट कार्ड का ब्रांड या डेबिट कार्ड का ब्रांड या एक डिजिटल वॉलेट। तो रुपए है जो क्रेडिट कार्ड के अंदर भी आता है, डेबिट कार्ड में भी आता है और एक डिजिटल वॉलेट के रूप में भी रुपए काम में लिया जाता है। तो इन सभी का उत्तर रुपए क्या है? रुपए डेबिट कार्ड भी है, रुपए क्रेडिट कार्ड भी है, रुपए वॉलेट भी है। तो उपयोग सभी तो ऑप्शन नहीं है। लेकिन यहाँ लिखा है एक प्रकार की मुद्रा, तो ये एक प्लास्टिक कार्ड होता है रुपए, और भारत सरकार ने इसे एक प्रकार की मुद्रा का दर्जा दिया है, इसलिए इस रुपए का उत्तर हो जाएगा आपका एक प्रकार की मुद्रा। ये थे आज के RSCIT पेपर 8/10/2023 को जो पेपर संपन्न हुआ उसकी आंसर की और उसका सारा का सारा पेपर आपके सामने सॉल्व किया गया। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।